इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असाइनमेंट 2 का जो डाउट रह गया था उसको पूरा कर लेते हैं। ई सेक्शन तक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो बचा हुआ है डाउट उसमें अगला है E3। E3 तो इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? You are giving an arrangement of three charges Q, 2Q and XQ separated by equal finite distances so that electric potential energy of system is zero. Then value of X आपको बताना है। बोला तीन चार्जेज हैं, इक्वली सेपरेटेड हैं, तो ऑब्वियसली इक्वली सेपरेटेड हैं तीनों, यानी कि क्या बना देंगे वो एक लेटरल ट्रायंगल बना देंगे हमारे पास। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 2Q और एक चार्ज है XQ। और इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है? 0 है। तो हमें बताना है इस x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है आपको -2/3, -1/3, इस तरह से। लेट्स से मान लीजिए ये सेपरेशन कितना है सबके बीच का? L है। सेपरेशन कितना होगा? L होगा। तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसका इंटरेक्शन एनर्जी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना होगा? K Q 2Q डिवाइडेड बाई L। इसका इसके साथ लिखें तो कितना हो जाएगा? K Q x क्यूब डिवाइडेड बाई L। और इसका लिखें इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तीसरा यही बचेगा K 2Q x क्यूब डिवाइडेड बाई L। ये पूरे सिस्टम की क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। और ये मिला के कितना दिया हुआ है? टोटल मिला के 0 दिया हुआ है। सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। आसान क्वेश्चन तो है। इसमें से सब में कॉमन क्या है? K Q स्क्वायर बाई L कॉमन है। K Q स्क्वायर बाई L की वैल्यू क्या है? कॉमन है। सब जगह से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाने वाला है? 2। K Q स्क्वायर बाई L कॉमन, यहाँ से क्या बच जाएगा? प्लस x। और यहाँ से क्या बच जाएगा? K Q स्क्वायर बाई L कॉमन हो जाएगा तो प्लस 2x बच जाएगा, इक्वल टू 0। ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये 0 है नहीं, मतलब यही फैक्टर क्या है? 0 है। यानी कि क्या लिख सकते हैं? 3x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2/3। अब फिर सिंपल क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट आउट कौन सा है? नेक्स्ट है आपको H6। H6 देख लेते हैं क्या है ये। H6 क्या दिया हुआ? Two opposite and equal charges of magnitude 4 × 10⁻⁸ coulomb each when placed 2 × 10⁻⁻2 centimeter apart from a dipole. If this dipole is placed in an external field, क्या बताना है हमें? मैक्सिमम डाइपोल 180 डिग्री से घुमा रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास एक डाइपोल है, एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है डाइपोल पे? ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये डाइपोल हो जाएगा हमारे पास। Q की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻⁸ कूलम, 10⁻⁸ कूलम। और इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है D, इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास टर्म दिया हुआ है। तो चाहो तो इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट कितना होता है? Q × D। कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं हम लोग, सारी चीजें कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अभी हमें बताया जा रहा है कि इस डाइपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जा रहा है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में इसको रख रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। और इस फील्ड की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, 4 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को बिल्कुल उसी ऑर्डर में रख दिया जा रहा है, एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रख दे रहे हैं। ये हमारा डाइपोल हो गया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस डाइपोल को एलोंग एक्सिस, एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद 180 डिग्री हम लोग क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, 180 डिग्री घुमा रहे हैं। और हमें बताना है इसमें the maximum torque and work required to rotating it through 180 degree from its initial orientation which is along electric field। और ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, क्या क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं। हमें पता है, देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा?
इसको इस पोजीशन से 180 डिग्री तक पूरा घुमाएंगे तो बीच में जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है P क्रॉस E यानी कि PE साइन थीटा, जहां थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब ये वैल्यू हमारे पास थीटा 90 होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होने वाली है मैक्सिमम। टाउ मैक्स होगा कब, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। और टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी उस समय PE और साइन 90 कर देंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि PE ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, समझ में आ रहा। और बोला गया है हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, और फिर पूछा गया है इसमें वर्क कितना होगा, इसको 180 डिग्री घुमा दें पूरा तो क्लियरली देख लो जब इसको आप 180 डिग्री पूरा टिल्ट करके घुमा दोगे हमारे पास तो अभी इसकी एनर्जी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क हो जाएगा वो चेंज इन क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी, डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो होता है नेगेटिव ऑफ P डॉट E। इसकी बात करेंगे तो अभी कितना है डाइपोल मोमेंट P E और ये एंगल कितना है 0 डिग्री, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी -PE इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और जब इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये हो जाएगा डाइपोल की पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 180 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी P डॉट E फॉर्मूले से निकालोगे तो इस केस में PE और ये टर्म cos 180 डिग्री फाइनली, तो कितनी वैल्यू होने वाली है cos 180 की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस PE। वर्क डन जो पूरा लगेगा इसमें वो कितना हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी वैल्यू हो जाने वाली है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी PE माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE। तो ये टर्म कितना हो जाएगा 2PE। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वर्क होगा 180 डिग्री इसको टिल्ट करने में पहले वाली पोजीशन से वो आ गया हमारे पास 2PE, और जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा वो लगेगा 2PE लगेगा। क्लियरली आप देखिए आपको इसमें ऑप्शन कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वैल्यू की, आपको बस चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें से टॉर्क और जो वर्क डन है टॉर्क का वो दुगना है, एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है। कौन सा है ऑप्शन डी 32 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर और वर्क डन है 64 इंटू 10⁻⁻4, इसका सीधे दुगना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट है I1। I1 क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है स्क्वायर ऑफ साइड A इज लाइंग इन XY प्लेन सच दैट टू ऑफ साइड आर लाइंग ऑन द एक्सिस। If an electric field E equal to E naught x k cap is applied on the square, the flux passing through square is। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हमारे पास ये XY प्लेन में एक स्क्वायर रखा जा रहा है, ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट हो गई हमारे पास, ये एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन की तरफ है। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है ई नॉट एक्स के कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है आउटवर्ड, बोर्ड से कैसे आउटवर्ड। और ये हमारे पास स्क्वायर सीट है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला ये सीट है। अब हमें क्लियरली आप देख सकते हैं ई की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस सीट से तो फ्लक्स पास हो रही है। इसके एरिया की डायरेक्शन की बात करें तो एरिया का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ये जो हमारे पास सीट है इस एरिया का डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो एरिया का डायरेक्शन सीट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है। तो तरीका क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका, टोटल फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट ds, और ये ds क्या हो जाता है छोटा सा फ्लक्स। ये फ्लक्स कौन सा, जो हम लोग इसमें एक एलिमेंटल सेगमेंट लेंगे, एलिमेंटल एरिया, उससे कितनी फ्लक्स पास हो रही है। समझ में आ रहा, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। और फिर ये बहुत बार कहे हैं क्वेश्चन हम लोग इस तरीके का। तो करना क्या होगा, इसमें एलिमेंट कैसा लेंगे हम लोग, स्क्वायर सीट है हमारे पास,
अगर हम लोग ऐसा एलिमेंट ले और ऐसे ऐसे एलिमेंट को कहां से x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक, इसका साइड a दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी a, ये भी a होगा, ये भी a होगा। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक ऐसे ऐसे जितने हमारे पास छोटे छोटे एरिया आएंगे सबको जोड़ देंगे तो एंटायर एरिया निकल जाएगा। तो इस छोटे एरिया से आप फ्लक्स क्या कीजिए, पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds, इसका एरिया कितना होगा, ये a, यहां से देखिए यहां से x पे जाके dx थिकनेस का मैंने ये एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट का एरिया कितना a dx, समझ में आ रहा है ना। और जो फ्लक्स की वैल्यू होगी x डिस्टेंस पे, तो क्या लिखेंगे E डॉट ds, कोई दिक्कत। E का डायरेक्शन z डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इस ds का डायरेक्शन ये जो है इसका भी डायरेक्शन कैसे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, एंगल कितना 0 डिग्री। E की वैल्यू कितनी E नॉट x, और ये ds की जगह पर क्या लिखेंगे, ds की वैल्यू कितनी, छोटा सा एरिया जो आप लिखने जा रहे हो a dx, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना a dx, कोई दिक्कत, और एंगल कितना 0 डिग्री। तो छोटा सा फ्लक्स आपका कैलकुलेट हो गया, ये वैल्यू कितनी ई नॉट ए एक्स डी एक्स। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल स्क्वायर सीट आपको निकालनी है, तो ये क्या होगा, जितने ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट हैं उन सब से जो फ्लक्स पास हो रही है उन सब का सम, बिकॉज फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ई नॉट ए एक्स डी एक्स, लिमिट किसकी चलेगी, यहाँ डिफरेंशियल एलिमेंट dx है तो x की लिमिट चलेगी ताकि ये पूरी सीट कवर हो जाए। कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक, ऐसी ऐसी ढेर सारी सीट। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ई नॉट ए कॉमन है, इंटीग्रेशन से बाहर लीजिए, ये हो गया x dx 0 टू a, कितनी वैल्यू हो गई ई ए, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक बार लोअर लिमिट ये अपर लिमिट रख दीजिए, आंसर आ गया। एक्स की पर ए, ये तो 0 है, तो ई ए स्क्वायर बाई 2, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये ई नहीं है, ई नॉट है, हाँ तो ई नॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये ई नॉट है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या है, नेक्स्ट है आपको I12। I12 में हमारे पास दिया हुआ है कि दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, एक पे चार्ज हमारे पास क्या है, ये इनका एक्सिस हो गया, इस पे चार्ज, अच्छा इनमें जो इनके रेडियस हैं, एक का रेडियस दिया हुआ है क्या है ए है, और ये आउटर रेडियस कितना है बी। ऑल दो हम लोगों ने डायग्राम ये छोटा बनाया है, बोला गया ये जिसकी हाइट है, ये जो इसकी हाइट है, लेट्स से ये हाइट कितनी है एल, एल जो है वो काफी बड़ा है ए से भी बी से भी, समझ में आ रहा। इसको लिखने का क्या मतलब है, ये जो टर्म दिया हुआ है, मतलब अगर ये सिलेंडर की लेंथ है तो इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है और ये वाला पॉइंट इसके कंपैरिजन में ये दूरी कम है, मतलब इस पॉइंट के लिए इसका बिहेवियर कैसा होगा, इनफाइनाइट शीट की तरह वाला, इनफाइनाइट वायर की तरह वाला, समझ में आ रहा। उसका लिखने का मतलब यही है, बहुत बार क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का कर भी चुके हैं। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि इस पे चार्ज की डेंसिटी दी हुई है, इस पे कैसा चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव लेमडा, तो इस वाले सब पे नेगेटिव चार्ज, और इधर कौन सा पॉजिटिव चार्ज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इधर कौन सा प्लस लेमडा, और बीच में यहां पर एक चार्ज है, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, इन दोनों के बीच में जो एक्सियल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है आर, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, कैसा कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके मूव करने की स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो हमें बताना है यहाँ पर a charged particle of mass m charge q revolves in circle of radius r, then its speed is, speed हमें बताना है, आंसर आपको लेमडा क्यू एम इन फॉर्म में लिख देना है। तो क्लियरली देखिए ये चार्ज पार्टिकल जो प्लस क्यू चार्ज है, मास m है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स लगना चाहिए। और सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए फोर्स कहाँ से आएगा उसको देख लेंगे हम लोग। इसका अगर टॉप व्यू बना दें समझने के लिए, या फिर ऐसे ही समझिए, तो ये सर्कल में घूम रहा है, ये चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी मेंशन कर दीजिए, ये रेडियस r, तो फोर्स किधर लगना जरूरी है, सेंटर की तरफ फोर्स लगना जरूरी है। सेंट्रिपिटल फोर्स कितना हो जाता है, mv²/r। तो हमें ये r तो पता है, m दिया हुआ है, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और हमें बस देख लेना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है। क्लियरली देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से इस पॉइंट का नाम कुछ भी लिख दे रहा है ए का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्लियरली देखिए चारों तरफ का सिचुएशन है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के बीच का एक्सिस से आर डिस्टेंस पे चारों तरफ फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ही होगी, और किधर होने वाली है, टुवर्ड्स इनर सिलेंडर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ में आ रहा है ये इसकी तरफ, यहां से देखेंगे तो ये सब पॉजिटिव वाले हैं, इधर से इधर, कोई डाउट। तो ये चारों तरफ होगा, जब यहाँ पर होगा चार्ज तो फील्ड इधर है, तो ये प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, और ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा ही घूमेगा। तो ई ए का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें, निकल जाए हमारे पास, तो ई ए इंटू क्यू, क्या ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा, तो इसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोगों ने गॉस लॉ में इस तरह का सिचुएशन देखा था, हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेंथ, तो इसको गॉस लॉ के से निकालना काफी इजी होगा। यहाँ देखिए गॉस लॉ से यहाँ से चारों तरफ एक सिलेंडर बनाइए, इस पॉइंट से जो पास हो, एक गॉसियन सरफेस बना दे रहा हूं मैं, एक गॉसियन सरफेस जो इस पॉइंट से जाए, यहाँ से कितनी दूरी से, आर डिस्टेंस पे, इसका रेडियस आर मानते हुए क्या बनाइए, एक सिलेंडर बनाइए। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इनर वाले सरफेस पे आके गिरेगी चारों तरफ से, इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होने वाली है। और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो चार्ज इनक्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो चार्ज इनक्लोज्ड है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ एल और इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा इंटू एल। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जो मैंने यहां पर लिया, इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा, टोटल फ्लक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स कितना, जीरो, इस वाले सरफेस से फ्लक्स कितना, जीरो, तो दो जगह से तो जीरो हो गया, बाकी जो भी फ्लक्स होगी वो कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस से जो भी फ्लक्स आने वाली है, ऑल्दो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो ये माइनस लेमडा भी होगा। अच्छा यहाँ पर बात करें तो ये क्लोज सरफेस है, तो एरिया का डायरेक्शन इस कर्व्ड सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सब जगह ये एरिया का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रही है, इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस से हर जगह पर कहीं पे भी बात करोगे तो ई और डीएस के बीच का एंगल हमेशा कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो जो हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा कर्व सरफेस का, मैग्नीट्यूड हर जगह क्या होगा, बराबर ही होगा, बिकॉज सब पॉइंट का कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। तो कितना लिख सकते हैं उसको, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस करेंगे और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, किस पे, ये कर्व्ड सरफेस वाले पे, कर्व्ड सरफेस पे। बाकी तो दो जो फ्लैट वाले थे उनपे जीरो, कितनी वैल्यू, माइनस लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ई का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस को भी बाहर कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन डीएस, ये वैल्यू कितनी, माइनस लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर्व्ड सरफेस का, ये जो सिलेंडर है इसके कर्व्ड सरफेस का हमारे पास सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, उसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट करें, ऊपर मिटा दे रहा हूं मैं, कितनी होगी वैल्यू, तो ये हमारे पास हो गया माइनस ई डीएस की वैल्यू 2 पाई आर, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये, आर डिस्टेंस पे, तो 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल, ये क्या हो गया,
कर्व्ड सरफेस एरिया, यही हो गया इंटीग्रेशन डीएस कर्व वाला। और ये वैल्यू किसके बराबर, -L/ε0। आप क्लियरली देख लीजिए, यहाँ से कुछ टर्म गायब हो जाएंगे, एल एल का टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, माइनस माइनस गायब, तो ई की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज कितनी आ गई, λ/2πε0r, एल एल का टर्म गायब हो गया। बस यही आपको निकालना था। ऑल दो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद भी होना चाहिए, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन में सीबी वाले में भी था। अब कुछ नहीं करना है, ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, q इंटू ई, ई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, चार्ज यहाँ प्लस q है, तो फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगेगा, mv²/r। तो q इंटू ई की जगह पर λ/2πε0r इक्वल टू mv²/r। एक r से r, ये वाला r क्या हो गया, गायब हो गया। हमें क्या निकालना था, v की वैल्यू निकालनी थी। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए v² इक्वल टू q लैम्डा डिवाइडेड बाई, ये m का टर्म नीचे, 2πm/ε0, ये v² हो गया। v की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कितना होगा, √λ3 2πε0m, ऑप्शन ए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट डाउट है I13। अच्छा लगातार ही है दोनों। I13 वाले क्वेश्चन में चार्ज Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 4r above the center of disk of radius r, magnitude of flux through disk is phi, now a hemispherical cell of radius r is placed over the disk such that it form a closed surface, the flux through curved surface taking direction of area vector along outward normal as positive is, ऑप्शन दिए हुए हैं। बोला गया एक ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस कितना, r, डिस्क का रेडियस r दिया हुआ है, और इसके एक्सिस पे ऊपर ऐसे बढ़ जाइए, कितने डिस्टेंस पे, 4r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है 4r डिस्टेंस पे एक चार्ज Q दिया हुआ है। तो क्लियरली अभी इस डिस्क से फ्लक्स पास हो रही है, अभी इस डिस्क से फ्लक्स पास हो रही है, फ्लक्स थ्रू डिस्क कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 5 दी हुई है। ऑल दो इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, याद है सॉलिड एंगल मेथड से, सॉलिड एंगल वाला हाफ एंगल निकाल के इससे कितनी पास होगी, खैर वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर बोला जा रहा है इसके ऊपर एक हेमीस्फेरिकल बाउल को इसके ऊपर ढक दे रहा है, जिसका रेडियस कितना है, r है, r रेडियस वाला, तो यहां से यहां तक ये रेडियस कितना, ये भी r, चारों तरफ ये r ही रहेगा इसको। अब ये पूरा सरफेस नीचे से भी क्लोज्ड और ऊपर से भी क्लोज्ड हो गया, हेमीस्फेरिकल बाउल की तरह हो गया, इधर से भी क्लोज ऊपर से भी क्लोज। तो अच्छा, इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, बिकॉज चार्ज कहां पर रखा है, यहाँ से 4r डिस्टेंस पे, तो क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल रीजन, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल रीजन, सरफेस जो भी बोले, कितना होगा, 0, बिकॉज इसमें Q इन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, Q इन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू कितनी है, Q इन की वैल्यू 0 है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन दिया गया है हमें बताना इसमें द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस कितना होगा। अच्छा पहले क्या आपको पता था, अगर ये जब नहीं था तो इससे कितनी फ्लक्स पास हो रही थी, इस वाले डिस्क से जो फ्लक्स पास हो रही थी वो कितनी थी, 5 थी, वो कितनी थी, 5 थी, टोटल कितना है, 0। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स प्लस इससे पास होने वाला फ्लक्स सब मिला के 0, तो इससे फ्लक्स पास हो रही है पॉजिटिव, तो यहाँ से देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी ना सब इसमें एंटर करेगी, इधर से निकलेगी, तो कर्व सरफेस वाले से जितनी हो रही है वो क्या होगी, निगेटिव होगी, बिकॉज जो आउटवर्ड जो नॉर्मल है वो क्या लेना है, वही डायरेक्शन लेना है एरिया का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड वाला, तो एंटरिंग फ्लक्स क्या होने वाली है, निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव, सब मिला के 0।
तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस -5 हो जाएगा क्या, कर्व्ड सरफेस सब मिला के 0, इससे हो रही है +5 फ्लक्स +5, तो कर्व सरफेस वाले से कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस वाले से हो जाएगा -5। जितनी लाइन इसमें एंटर करेगी उतनी इससे बाहर निकलेगी, इससे प्लस और इससे माइनस, तो टोटल कितना हो जाएगा -5, इससे 5 इससे -5 सब मिला के 0। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें के डाउट तो शायद हो गए हैं। नेक्स्ट जो भी डाउट आप सेंड कीजिएगा अगले वाले क्लास में हो जाएगा।